तो फोर्स इंडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोप खारिज किए हैं। गुजरात दंगों को राजनीतिक चश्मे से देखा गया। मैंने नजदीक से मोदी को दर्द झेलते हुए देखा है। आज सत्य सोने की तरह बाहर आ गया। पीएम ने शिव की तरह विष भी पिया। ये तमाम बातें उन्होंने अपने साक्षात्कार के दौरान कही। कहा चुपचाप सब कुछ सहन करते रहे। मोदी जी ने न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित भी नहीं की। मोदी जी ने वर्षों तक आरोप झेला। आरोप लगाने वाले क्षमा मांगी। दंगों में मोदी जी का हाथ बताया गया था। विपक्ष कुछ एनजीओ और पत्रकारों ने आरोपों को प्रचारित किया, गलत छवि बनाने की कोशिश की, झूठ को जनता के सामने पेश किया। पीएम नरेंद्र मोदी संवैधानिक मर्यादा की मिसाल है, ये भी उन्होंने अपने साक्षात्कार के दौरान कहा पीएम मोदी ने कानून का हमेशा साथ दिया। तो ये गृह मंत्री अमित शाह की इंटरव्यू की कुछ झलकियां, कुछ बातें जो उन्होंने आज साझा की। उन्होंने कहा कि 2002 में गुजरात में हुए दंगों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसके इतर हमेशा न्यायिक प्रक्रिया में साथ दिया। बजाय कि इस चीज़ को ज़्यादा उछालने के उन्होंने अपना सहयोग करने की कोशिश की और साथ ही साथ फिर बेदाग होकर के जब वो इससे बाहर निकले, उसके बाद में चुनाव भी उन्होंने जीता। तो फोर्स इंडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू, कहा दंगे का मूल कारण गोधरा ट्रेन जलाना। मैंने लोगों के जले हुए शव देखे। लोगों का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया गया। घटना की वजह से लोगों में गुस्सा था, रोष था। नानावटी कमीशन ने क्लीन चिट दी है। कमीशन की क्लीन चिट के बाद एसआईटी बनी। अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी निशाना इस दौरान साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी एसआईटी के सामने नाटक नहीं करते। उन्होंने उस वक्त समर्थकों कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया। जेल जाना अपना भाग्य मानता हूं। जो हुआ भले के लिए ही हुआ, बाद में परिणाम बेहतर हुआ। जब तक दंगे हुए किसी ने निंदा नहीं की। संसद में दंगे की निंदा नहीं की गई। ये तमाम वो बातें जो उन्होंने आगे कही। साथ ही साथ बिना नाम लिए यहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। हाल ही में हुए ईडी के प्रकरण को लेकर राहुल गांधी के साथ ईडी की पूछताछ को लेकर जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा बीते दिनों, जिसकी तस्वीरें सामने आई, उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब ये न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी, जो तमाम जो बातें थी, गोधरा ट्रेन के जलने के बाद लोगों के जले हुए शवों को भी वहां पर देखा, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं की गई। स्टेबिलिटी के साथ ना कार्यकर्ताओं को वहां बुलाया गया, ना कोई वहां पर हंगामा किया गया। तमाम वो सारी बातें जो कि सरकार के समय जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, वो कह भी रहे थे कि खरीद फरोख्त की राजनीति है, उन पर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनाने की कोशिश की गई, लेकिन छवि से बेदाग होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निकले और उसके बाद उन्होंने चुनाव जीता। आपातकाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा आज ही के दिन देश पर आपातकाल थोपा गया। रातों रात हर भारतीय के अधिकारों को छीना गया। कांग्रेस ने सत्ता मोह में संवैधानिक अधिकारों को छीना। कांग्रेस ने निर्दयता में विदेशी शासन को भी पीछे छोड़ा। ये बातें भी आज उन्होंने कहा कि आपातकाल की 47वीं बरसी है। कांग्रेस ने सत्ता मोह में संवैधानिक अधिकारों का हनन किया, संवैधानिक अधिकारों को छीना। कांग्रेस ने निर्दयता में विदेशी शासन को भी पीछे छोड़ा। ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने आज बात की। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी का इंटरव्यू, कहा आपातकाल में रात में ही नहीं दिन में भी दिन काले थे। देश में 25 जून 1975 के दिन आपातकाल की घोषणा हुई थी। विपक्षी दलों के राजनेता या तो भूमिगत रहे या फिर जेलों में डाल दिए गए। राजस्थान में भी रातों रात विरोधी नेताओं को डाला गया था जेल में। उस समय मैं यूथ विंग ऑफ राजस्थान जनसंघ का प्रांतीय संयोजक था। मुझे 26 जून को ही डीआईआर के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मैंने अपने केस की स्वयं पैरवी की थी। माननीय न्यायाधीश ने मेरी तार्किक विधि संकट दलील सुनकर मुझे डिस्चार्ज किया। संभवतः पूरे भारत में डीआईआर के अंतर्गत बंद नेताओं का न्यायालय से डिस्चार्ज करने का ये पहला केस था। घनश्याम तिवारी उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से इमरजेंसी की बरसी है, उन्होंने उन दिनों को याद किया और अपने अनुभव भी साझा किए। तो वहीं यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू, कहा लड़ाई कठिन लेकिन इससे फायदा भी हो सकता है। 2024 के लिहाज से विपक्षी एकता की शुरुआत ये है। सरकार चाहती तो उम्मीदवार पर सहमति बन सकती थी, उनका निर्विरोध निर्वाचन होता, पर सरकार ने प्रयास ही नहीं किया। भाजपा उम्मीदवार का नाम बताए बिना समर्थन चाहती थी। सरकार की मंशा विपक्षी दलों को अपमानित करने की रही है।
ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद कोई और चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तय है। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा और अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती, अगर एनडीए चाहती तो समर्थन मांगा जा सकता था, निर्विरोध यहाँ पर चुनाव हो सकता था, लेकिन बिना उम्मीदवार का नाम बताए ही ना तो कोशिश की गई, ना इनिशिएट किया गया और इसी वजह से एक विपक्ष की एकता के लिए एक मिसाल है और एक शुरुआत है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है। यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद किसी भी चुनाव में मैं दावेदारी नहीं रखूंगा, मैं कोई भी चुनाव इसके बाद में नहीं लड़ूंगा, ये तय है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी संकट पर लेटेस्ट अपडेट की। तो संजय राउत का बयान सामने आया, कहा कि शिवसेना को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। कई बागी विधायक हमारे संपर्क में हैं, कल ही 10 बागी विधायकों से बात हुई है। शिवसैनिक भड़क गए तो आग लग जाएगी, ये भी संजय राउत ने कहा कि शिवसैनिक अगर भड़क गए तो आग लग जाएगी। पैसों के बल पर पार्टी को कोई खरीद नहीं सकता। बागी विधायक मुंबई आकर बात करें, एक बार फिर से उन्होंने इस चीज को दोहराया और लगातार इसी बात पर बने हुए हैं कि बागी विधायक गुवाहाटी से पत्राचार नहीं करें, बल्कि गुवाहाटी से मुंबई पहुंचे, मुंबई में आकर के समक्ष में सामने आए और बातचीत करें। ये तमाम बातें संजय राउत ने आज भी अपने बातचीत के दौरान कही। प्रदेश को मिले 5 आईएएस और 2 आईपीएस। नई दिल्ली में कल हुई यूपीएससी बोर्ड की बैठक और बैठक में 7 के प्रमोशन पर मुहर लग गई। केंद्र सरकार जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। आरएएस से आईएएस के लिए प्रमोट होने वालों में पुखराज सेन, श्रुति भारद्वाज, अरुण कुमार पुरोहित, मुकुल शर्मा और अजय सिंह राठौर शामिल हैं। राजस्थान कैडर में आईएएस अफसरों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 254 से अब हो गई है 259 पर। आरपीएस से आईपीएस में प्रमोट होने वाले अधिकारियों में करण शर्मा है, ज्ञानचंद यादव हैं, जिनके नाम पर भी यूपीएससी बोर्ड की ओर से मुहर लगा दी गई है। कल बैठक में सीएस उषा शर्मा, हेमंत गेरा, रविशंकर श्रीवास्तव उपस्थित रहे। डीजीपी एमएल लाठर और गृह विभाग के एसीएस अभय कुमार भी इस बैठक में उपस्थित रहे। फ्री बिजली के लिए तरकीब। प्रदेश में वैसे 50 यूनिट तक बिजली फ्री है, लेकिन 51 यूनिट होते ही 253 रुपए चुकाने पड़ते हैं। ऐसे में फ्री बिजली लेने के लिए लोग इजाद कर रहे हैं नए जुगाड़। एक ही मकान में बेटे, पत्नी, बहू और भाई को अलग बताकर के कनेक्शन ले रहे हैं ताकि बिजली का बिल चुकाना ही नहीं पड़े। पति से मनमुटाव, परिवार का बंटवारा, बिल पर झिकझिक जैसे बहाने बना रहे हैं। ये नए जुगाड़ है जिस वजह से, चूंकि देखिए 50 यूनिट बिजली मुफ्त है, लेकिन 51 होते ही आपको उस पर 253 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता है और इसी शुल्क से बचने के लिए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं।